हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज बायोमोलिक्यूल्स, और जिसके अंदर मैं आपको आज करवाने वाली हूं इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और साथ ही एक टॉपिक भी। अब ये टॉपिक क्या है ये तो मैं आपको बता ही दूंगी, जब मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी तो आपको पता ही है कि मैं आपको बताती हूं सारे ही टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। चलिए, तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले और जिसे खत्म करने के बाद, इस चैप्टर के बाद आपकी यूनिट भी खत्म हो जाएगी, राइट? आपकी एक यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 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 एक बात तो पूछनी बनती है कि इस चैप्टर से पहले वाले जितने भी चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूं, आपकी इंपॉर्टेंट सी बिगिनिंग वाली 3 यूनिट, ठीक है, और इसके बाद वाली यूनिट्स तो फिर आपको पता ही है, उनकी तो बात ही निराली है। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनकी तो बात ही निराली है। लेकिन इससे पहले वाली जो 3 यूनिट्स हैं जो इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएंगी, क्या आपने वो तीनों यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं मेरे साथ? क्या आपने हर चैप्टर का हर एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया है? अगर हाँ तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहे हो। और अगर किसी भी वजह से बीच में फेस्टिवल आया था, किसी भी रीजन से अगर आपका थोड़ा सा भी कोई कंटेंट पीछे हो गया है, तो लेट मी रिमाइंड यू कि भाई आपको पता ही है ना कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कोई 1, 2 या 3 यूट्यूब चैनल पे जैसे आपको करवाया जाता है कि भाई आपने कोई एक वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिया किसी चैप्टर का, और उसके बाद आपको लेना है पेड सब्सक्रिप्शन। तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है, आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो सारे के सारे चैप्टर्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो सारे अवेलेबल है चैनल पर। आपको बस जाना है कहां? आपको जाना है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, सबसे पहले ढूंढना लाइव वाली प्लेलिस्ट, ओके? लाइव लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट ढूंढोगे आप मुस्कान मैम की, और आपको मिल जाएंगे वो चैप्टर्स जो हमने बिगनिंग में लाइव लेक्चर्स में कंप्लीट किए थे। देन आपको ढूंढनी है रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट, और वहां पर आपको बाकी के सारे चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट किए हैं विद प्रॉपर सीक्वेंस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको और क्या करना है? आपको और करना है क्या? आपको इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराने के बाद जो मैंने कराया है, इनका प्रैक्टिस सेशंस जो चल रहे हैं डेली लाइव सेशंस में, उन प्रैक्टिस सेशंस को जरूर अटेंड करना है, क्योंकि वहां आपको कराई जा रही है कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हर तरह के क्वेश्चंस वहां पर आपको करवा रही हूं मैं आपको कराती हूं हर चैप्टर के टॉप 20 एमसीक्यूज। देन मैं आपको कराती हूं उसी चैप्टर के टॉप 20 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं। देन मैं आपको कराती हूं उसके टॉप 20 असर्शन रीजन, एंड लास्ट में हम करते हैं उसके टॉप 20 केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप समझ रहे हो, आपके सारे जो भी क्वेश्चंस के टाइप आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, हम हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 बाय 1 हम सारे ही चैप्टर्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आपने चारों चैप्टर के चारों टाइप के सेशंस, मतलब आप समझ जाओ 4 सेशन एक चैप्टर के, और इस तरह से सारे सेशंस चल रहे हैं, हर दिन आपको मिल रहे हैं। ये सेशंस अटेंड नहीं किए हैं तो फटाफट से जाके कर लें। अगर आपने सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, अभी तक जितना सिलेबस हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है, तो फटाफट से जाके कंप्लीट कर लें। ये सब आज कहने का रीजन क्या था? ये सब आज कहने का रीजन ये था कि भाई 50% हमने कंप्लीट कर लिया है, तो बस इसको आपको भी साथ ही साथ कंप्लीट करते रहना। इसके बाद वाली जो यूनिट्स क्योंकि आएंगी, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, वो अपने आप में एक डूब जाने वाली यूनिट्स हैं कि उनमें एक बार खो गए ना तो फिर तो आहा क्या मजा आता है, राइट? वो है वैसी काइंड ऑफ यूनिट्स हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की कहानी, बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स में आपको देखना है इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन और पढ़ना है अबाउट द हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन टॉपिक। ये टॉपिक क्या है, चलो देखते हैं। देखो, इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है। इंट्रोडक्शन की बात है तो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है? इस चैप्टर में आपको ये जानना होता है कि बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी बुक में आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी और जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है। जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हो कि भाई हाइड्रोजन पाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, ये है वो है, गैसेस हैं, केमिकल्स हैं, HCl है, सारे केमिकल्स पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में। आप पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स में कि ये सारे केमिकल्स, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स जब किसी लिविंग में पाए जाते हैं, यही सारे केमिकल कंपाउंड्स जब किसी लिविंग में पाए जाते हैं तो वो किस तरह से, क्या इनका अर्थ पर जो एग्जिस्टेंस है,
है ना, जो आप केमिकल स्टडी में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिकल स्टडीज करते हो, तो अर्थ पर इनका जो एग्जिस्टेंस है, क्या उस एग्जिस्टेंस में और लिविंग बॉडी के अंदर इन केमिकल कंपाउंड्स का जो एग्जिस्टेंस है, क्या उस एग्जिस्टेंस में कोई डिफरेंस है? क्या ये दोनों फॉर्म्स कुछ अलग होते हैं या बिल्कुल सेम होते हैं? क्या ये जो बायो और केमिस्ट्री का मिक्सचर है, ये होने के बाद कुछ बदलता है या तब भी वही और तब भी वही कहानी रहती है? तो बस यही आपको जानना है इस चैप्टर के अंदर, जो कहता है, जिसका नाम है क्या, बायो मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल सारे आपके वही हैं, आपका मॉलिक्यूल, एटम, सारी कहानी वही है, लेकिन आपको पढ़नी है कहाँ, लिविंग बीइंग्स के अंदर। ठीक है, लिविंग बीइंग के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर। अब ये कहानी आपको समझ आ गई होगी कि बायोमोलिक्यूल आपको क्या पढ़ाने वाला है। अब आपको ये किन किन टॉपिक्स के बेस पर पढ़ाया जाएगा वो देख लेते हैं। देखो ये जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले जो टॉपिक देखोगे वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि किसी भी केमिकल कंपोजिशन को आपको कैसे एनालाइज करना है, ये आपको यहां से सिखाया जाएगा। दैट हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन। देन आप पढ़ोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये क्या होते हैं, मेटाबोलाइट्स खुद अपने आप में क्या होते हैं ये भी जानोगे, और प्राइमरी और सेकेंडरी में इनका क्या वेरिएशन है ये समझेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, जिनकी केमिस्ट्री जिनको थोड़ा याद रहती है ना, जो केमिस्ट्री के बारे में अफवाहें हैं कि भाई याद नहीं रहती, तो अगर जिनको याद रहती है और जिन्हें ये सारे टर्म्स पता है तो भाई वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें ये टर्म्स नहीं पता है उन्हें मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाहती। हम वन बाय वन एक एक टॉपिक पे डील करते जाएंगे और उसके बारे में समझते जाएंगे, है ना, देन एंड देयर डील करते जाएंगे। अभी से टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने हैं, कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स की बात हम कर रहे हैं, अब आपको पता ही है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये वाला डिस्टिंग्विशन आपको पता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में आपको हर जगह पढ़ाया ही जाता है बायो के अंदर, है ना। आपको कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पढ़ने को मिलेंगे जिनके बारे में आप सुनोगे, पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा होता था, इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे इसके बारे में, तो अच्छा केमिकल कंपोजिशन इसका ऐसा है, अच्छा इसका केमिकल फॉर्मूला ऐसे बनाना था, ओके इसके केमिकल स्ट्रक्चर में ये वाली बॉन्डिंग है। ऐसे आप जानोगे इन चीजों को, क्योंकि आपको पता तो है ना, मॉलिक्यूल के नाम तो आपको पहले से पता है, बायो तो पढ़ ही रहे हो ना, बायो में इनके नाम तो आप सुन ही रहे हो, बस आपको उसका केमिकल साइड जो है वो कैसा है वो जानना है। ओके, फिर आप जानोगे अबाउट द प्रोटीन्स, के प्रोटीन्स कैसे होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बनते हैं, राइट, ये सारी चीजें। पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, और एंजाइम्स के बारे में, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ वो चीजें हैं जिनको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और अप्रोच क्या रहनी है, अप्रोच रहने वाली है कि बायो केमिस्ट्री दोनों यहां पर होने वाले हैं क्या, मिक्स। आपको सुनने को मिलने वाली है क्या, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री। ठीक है, चलो देखते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको एनसीईआरटी पता ही है कि हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको उस चैप्टर में पूरी तरीके से ना एक इंडल्ज करती है, धीरे धीरे करके आपको सराउंडिंग से घुमाते फिराते हुए लेके आती है उस चैप्टर की तरफ, कि इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हो। तो आ जाते हैं एनसीईआरटी की तरफ से। क्या कह रही है एनसीईआरटी, दैट देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काफी वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी तो आपको पता ही है ना, बायोडाइवर्सिटी तो हम पढ़ ही चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ ही चुके हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब कहा कि नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेस इन आवर माइंड इज, अब हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा दैट are all living organisms made of the same chemicals, that is elements and compounds। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम केमिकल्स के बने हैं, मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड सब सेम एलिमेंट, सेम कंपाउंड सब उसी के बनेंगे, या सब कुछ अलग अलग कंपोजिशन रखते हैं, है ना। कंपोजिशन वर्ड ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो आपको कंपोजिशन की तरफ ही लेके जा रहे हैं, है ना। तो अब देखें आगे। तो यू हैव लर्न्ड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। अब आपको ये सब केमिस्ट्री में तो पढ़ते ही आ रहे हो कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स कौन कौन से उसके अंदर हैं, किस तरह से पाए जा रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें जो एलिमेंटल एनालिसिस है ये तो आपको केमिस्ट्री में कराया जाता है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, अगर वैसा जो केमिस्ट्री में एनालिसिस होता है
अगर उस एनालिसिस को हम किसी प्लांट टिश्यू पे करें, किसी एनिमल टिश्यू पे करें, किसी माइक्रोबियल पेस्ट पे करें, मतलब लिविंग के ऊपर करें, कुल मिला के बात ये है किसके ऊपर करें, लिविंग के ऊपर करें, तो क्या होगा, तो वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स, है ना। बेसिक हमें यही मिलेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही सब मिलता है। तो एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ अ लिविंग टिश्यू, आप देखोगे कि एक लिविंग टिश्यू का पर यूनिट मास में जितना भी इनका रिस्पेक्टिव कंटेंट है वो आपको पता चलेगा। नाउ इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, और जब इस सेम एनालिसिस को एक पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट के ऊपर किया जाए, है ना, कि अर्थ क्रस्ट का एक कोई सैंपल लिया और लिविंग टिश्यू का सैंपल लिया, दोनों में सेम केमिकल्स के एनालिसिस को किया गया कि इसमें कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाए जा रहे हैं, इसमें कैसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पाया जा रहा है, दोनों चीजों का एनालिसिस किया, दोनों का केमिकल एनालिसिस किया। ओके, फिर क्या हुआ, एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, ये जो क्रस्ट आपने ले लिया नॉन लिविंग मैटर, तो हमें एक सिमिलर ही लिस्ट मिलेगी, दोनों में आपको कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन ये सब मिलेंगे, दोनों सैंपल में मिलेंगे, है ना। तो फिर क्या मिलेंगे, तो क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट। अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों लिस्ट में आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, अर्थ क्रस्ट पर भी जो नॉन लिविंग मैटर का सैंपल आपने लिया है, और लिविंग टिश्यू में भी, है ना, एनिमल का, प्लांट का, माइक्रोबियल पेस्ट का, किसी का भी टिश्यू ले लिया, तो अब आपने ये लिविंग और नॉन लिविंग मैटर के दो सैंपल कलेक्ट कर लिए, दोनों में आपको एलिमेंट्स तो सारे मिल गए, तो फिर ये कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस कहां आया। अगर आपको एलिमेंट्स सारे मिल गए, दोनों सैंपल में मिले, लिविंग मैटर में भी और नॉन लिविंग मैटर में भी, तो क्या दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं आया, या अगर डिफरेंस आता है तो कहां, किस पॉइंट पर, कहां जाकर, किस एस्पेक्ट पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगी, लिस्ट देखते हैं। सी, इन एब्सोल्यूट टर्म्स no such differences could be made out। अगर हम एब्सोल्यूट बात करें तो ऐसा कोई भी खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। All the elements present in a sample of earth crust are also present in the sample of living tissue। वो सारे ही एलिमेंट्स जो कि अर्थ क्रस्ट के सैंपल में पाए जा रहे हैं, वो सब लिविंग टिश्यू के सैंपल में भी पाए जा रहे हैं, है ना, दोनों में पाए जा रहे हैं। फिर क्या, तो however a closer examination reveals that, अब जब हाई लेवल पर देखा गया कि यार हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सारा सेम एलिमेंट्स दोनों में पाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो इसमें कहीं नहीं आ रहा। फिर जब इसकी कुछ क्लोज एग्जामिनेशन की गई और ज्यादा इसे स्टडी किया गया, तो पता लगा क्या, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। क्या बात हुई कि जब ये क्लोजर एग्जामिनेशन किया गया, थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया गया इन दोनों सैंपल्स को कि क्या इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्या जो एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं क्या वो बिल्कुल ही सेम है क्या, तो ये देखा गया कि एक रिलेटिव अबंडेंस के बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो वहां पर थोड़ा सा कुछ चेंज है। ये पता चला कि जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की, अगर देखें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, इज हायर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। जब इनकी हम सिर्फ क्या देखें, अबंडेंस देखें कि यहां पर भी सब पाए जा रहे हैं, यहां पर भी सब पाए जा रहे हैं, लेकिन लिविंग वाला जो सैंपल है उसमें सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ये दोनों ज्यादा पाए जा रहे हैं। और अर्थ क्रस्ट वाले सैंपल पे देखा जाए अगर, तो इतने ज्यादा ये नहीं है, है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपोजिशन के साथ इनका जो अबंडेंस है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन लिविंग मैटर में जब देखा गया तो कार्बन और कौन ज्यादा है, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन इनकी अबंडेंस ज्यादा है। ठीक, सिर्फ ये एक चीज ऑब्जर्वेशन निकल कर आई। अब देखो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर दी गई है एक टेबल, जिसमें आपको यहाँ पर तो सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए गए, वही नॉर्मल से एलिमेंट्स जो आपको पता ही है, हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में, हाइड्रोजन पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर पढ़ते हैं, सोडियम हम पढ़ते हैं, राइट, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ते हैं हम, कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे बेसिक से हैं।
ठीक है, मैंगनीज पढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस, इन सारी रिएक्शंस में। तो ये सारे बेसिक से एलिमेंट्स हैं जो हम पढ़ते ही हैं, ओके, कॉमन एलिमेंट्स। अब इनका क्या बताया गया यहाँ पर, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट, परसेंटेज वेट, ठीक है, अर्थ क्रस्ट पर क्या और ह्यूमन बॉडी में कितना, ठीक है, परसेंटेज वेट बताया कहां कहां, अर्थ क्रस्ट पर और ह्यूमन बॉडी में। तो देखो यहां पर परसेंटेज वेट कैसे वेरी कर रहा है। हाइड्रोजन का देखेंगे, सी हाइड्रोजन का देखेंगे अगर तो 0.14 है, और अगर उसी को ह्यूमन बॉडी में मतलब लिविंग के टिश्यू की हम बात करें अगर तो इट इज 0.5। कार्बन देखेंगे तो 0.03 और देखेंगे यहां तो 18.5। ऑक्सीजन देखेंगे तो 14.6 है, यहाँ 46.6, और यहाँ कितना है 65। नाइट्रोजन को देखेंगे तो भाई अर्थ क्रस्ट पर वेरी लिटिल, क्योंकि मोस्टली क्या होती है, एयर में होती है ना, एटमॉस्फेयर में होती है सैंपल में। उसके बाद देखेंगे ह्यूमन बॉडी में 3.3, क्योंकि नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस बहुत है हमारे अंदर, है ना, राइट। अब सल्फर 0.03 एंड 0.3 सॉरी, सोडियम 2.8 और 0.2। तो मतलब आप देख लो इन सबका लेवल, इन सब को आप कंपेयर कर लो एक बार फटाफट से जरा। आप सबको देखोगे तो आपको जो वेरिएशन दिखेगा वो इन तीन में ही दिखेगा, जो हम बोलते हैं ना CHO बोलते हैं ना हम इनको, इन्हीं में दिखेगा आपको सबसे ज्यादा वेरिएशन, कि जो अर्थ क्रस्ट पर नॉन लिविंग मैटर पर जितने पाए जा रहे हैं उससे आप देखो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है नंबर। सबसे ज्यादा तो कार्बन का वेरी कर रहा है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, कितना बढ़ रहा है ये नंबर। तो यही उन्होंने बताया, यही एक डीप और क्लोज एग्जामिनेशन कहा गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो इतने ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग मैटर में, जबकि नॉन लिविंग में उतने ज्यादा नहीं है सब कुछ लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, ओके। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस इनके बीच में निकल कर आया। क्या लिखा है, एडेप्टेड फ्रॉम CNR राव, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद। चलो, नाउ हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब स्टार्ट हुआ आपका टॉपिक कि अगर आपको किसी भी कंपाउंड का, किसी का भी, अगर आपको केमिकल कंपोजिशन पता करना है, ठीक है, कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस किस से वो मिलके बना है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, किस से मिलके बना है, तो अगर आपको केमिकल कंपोजिशन पता करना है तो कैसे करोगे। सी, तो वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम अभी तक पूछते आ रहे हैं, आज बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आप आगे भी करोगे तो आपको वैसा ही आंसर भी मिलता रहेगा, है ना। ये क्वेश्चंस जो कह रहे हैं कि भाई कैसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैसे पाए जाते हैं, क्या ये बाहर जैसा आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, क्या बिल्कुल एज इट इज वैसा ही स्ट्रक्चर पाया जाता है आपके अंदर, या कोई वेरिएशन है ना। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको रेज करना है। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा, जैसे यहां पर सैंपल की स्टडी कर ली थी, इसका आंसर कैसे मिलेगा। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए भी आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, केमिकल्स को एनालाइज करना पड़ेगा अलग अलग सैंपल में। तो हम क्या करेंगे, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर एटसेट्रा, कोई भी एक लिविंग टिश्यू हम ले लेंगे, प्लांट का, एनिमल का, किसी का भी, एंड ग्राइंड इट इन अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसको ग्राइंड करेंगे, जो भी सैंपल आप ले रहे हो, ठीक है, लिविंग का जो भी सैंपल आप ले रहे हो उसको ग्राइंड करोगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ठीक। देन यूजिंग अ मोर्टार एंड अ पेसल। अब इसे ग्राइंड करने के बाद क्या स्टेप चलेगी केमिकल एनालिसिस की, वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, ठीक है, आपको एक थिक स्लरी ऑब्टेन होगी यहां से। If we were to strain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain 2 fractions. अब अगर आप इसे स्ट्रेन करोगे किसी चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ से, तो आपको 2 अलग तरह के क्या मिल जाएंगे, फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। एक क्या कहलाएगा उसका, फिल्ट्रेट, ठीक है, और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, है ना। देखो सिंपल सी बात, एसिड सोल्यूबल पे मत जाओ, पहले फिल्ट्रेट पे जाओ। क्या किया, इसे स्ट्रेन किया तो क्या मिला
दो अलग अलग फ्रैक्शंस मिले, एक जब आपने जिस भी क्लॉथ से स्ट्रेन किया है तो उस क्लॉथ पे जो डिपॉजिट हो जाएगा वो पोर्शन, और जो उससे पास आउट होके फिल्टर आउट होके निकल जाएगा वो पोर्शन। दो पोर्शन मिलेंगे आपको, दो फ्रैक्शन मिलेंगे। तो सिंपल कहा उन्होंने कि जो फिल्ट्रेट है उसे आप कहोगे क्या, एसिड सोल्यूबल पूल, और जो सेकेंड पोर्शन आपका बचेगा रिटेंटेड और द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। तो मतलब आपको दो तरह के पोर्शंस मिले, ठीक। एक जो फिल्ट्रेट था वो क्या मिला आपको, एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरा एसिड इनसोल्यूबल पूल। इस तरह से उस जो भी सैंपल को आपने लिया था लिविंग का, ग्राइंड किया था, आपको वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके मिल गया। अब उससे आपको क्या करना है, अब इससे केमिकल एनालिसिस करना है। केमिकल एनालिसिस कैसे करोगे, साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल्यूबल पूल। इसके ऊपर केमिकल एनालिसिस करके साइंटिस्ट ने कई सारे, ठीक है, किसके ऊपर, दोनों फ्रैक्शंस में से किसके ऊपर, ये वाले के ऊपर, फिल्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस में से किसके ऊपर, फिल्ट्रेट के ऊपर, एसिड सोल्यूबल पूल के ऊपर साइंटिस्ट ने कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ढूंढा है इस एसिड सोल्यूबल पूल से। ओके, कहां से था ये, कहां से मिला था ये, लिविंग मैटर के या लिविंग टिश्यू के सैंपल से, जिसे ग्राइंड करके दो फ्रैक्शन में डिवाइड किया था, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल। एसिड सोल्यूबल पूल जो था उस पर साइंटिस्ट ने जब अपना एनालिसिस किया, आपने रिसर्च की, तो उससे उन्हें मिले कई सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब ये इतने सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, देखेंगे इनके बारे में। In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. अब किसी लिविंग टिश्यू सैंपल को कैसे एनालाइज करते हैं, साइंटिस्ट ने ये कैसे एनालाइज करके बताया, कैसे उन्होंने इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ढूंढा, कैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये कंपाउंड ये होता है, ये सारी चीजें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये आपका अभी का पढ़ने का पार्ट नहीं है। अभी तो आपको हर चीज से इंट्रोडक्शन लेना है कि कोई कंपाउंड है तो कैसा है, मॉलिक्यूल है तो कैसा है, कैसा होता है, कैसे बनता है, किससे बनता है, अभी आपको ये जानना है ना। ये नहीं पढ़ना कि इसके बारे में कैसे पता लगाया गया, कैसे किया गया, कैसे एनालाइज किया गया, ये सब हायर क्लासेस का मटेरियल है। ओके, तो इट विल सफिस टू से हियर that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. यहां पर ये कहना सही है, सिर्फ इतना कहना सफिशिएंट है जिसकी जरूरत है बस आपके लिए जानने की अभी यहां पर, कि एक क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस एक्सट्रैक्ट को, ठीक है, कई सारी सेपरेशन टेक्निक्स यूज करते हैं उसके ऊपर, उस एक्सट्रैक्ट के ऊपर, जो भी कंपाउंड आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसमें बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स लगाते हैं। जिस भी सेपरेशन टेक्निक से वो प्रॉपरली सेपरेट होता हुआ दिखेगा, है ना, बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स उस पर यूज करते हैं। तब तक करते हैं जब तक वो कंपाउंड बाकी के कंपाउंड से सेपरेट ना हो जाए। अब होगा क्या, अब ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा, देन In other words, one isolates and purifies a compound. ठीक है, मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी ने उसको क्या किया, आइसोलेट करके फिर प्योरीफाई किया, है ना। पहले जब एक्सट्रैक्ट किया तो उसे क्या कहेंगे, आइसोलेट करना, और फिर बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक से उसको कंप्लीटली सेपरेट किया जब तक वो बाकी सारे कंपाउंड से सेपरेट नहीं हो गया, तो इसे क्या कह सकते हो आप, उसे प्योरीफाई करना, है ना। जब तक, क्योंकि जो दूसरी चीजें, दूसरे कंपाउंड्स उसमें है वो हमारे लिए क्या है, कचरा, तो कचरे से अच्छी चीज को निकाल लेना, प्योरीफाई कर लेना, तो इसे क्या कह सकते हो आप, आइसोलेट करना और फिर प्योरीफाई करना। कह सकते हो या नहीं, बताओ। बहुत जनरल से टर्म्स हैं, कुछ भी हुआ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारे जनरल टर्म्स ही आपको बस जानने हैं कि आइसोलेट करना क्या होता है, प्योरीफाई करना क्या होता है, और ये सारे जो टर्म्स आप जान रहे हो ना, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी बिल्डअप हो रही है, बस ये टर्म्स ही समझने का सारा खेल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। सच में थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊंगी, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। जो हमारी बायो में हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आप बस आज जान रहे हो कि वो केमिकली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे उनका एनालिसिस होता है, सिर्फ इतना जान रहे हो। ओके, चलो अब देखेंगे कि इसको जरा मैं इरेज तो करूं पहले। हाँ, नाउ देखो, सेपरेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, प्योरिफिकेशन हो गया, ठीक है। नाउ एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया of the molecular formula and the probable structure of the compound.
जब एनालिटिकल टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं कंपाउंड के ऊपर, तो ये हमें देती हैं भाई क्या, एक they gave us an idea of molecular formula। जब भी हम किसी भी एनालिटिकल टेक्निक को यूज करते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर, उसको अप्लाई करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए कि भाई कैसे बना है, तू बता मुझे क्या क्या है तेरे अंदर, कौन सा मॉलिक्यूल है, कि क्या तेरी वैलेंसी, कैसा बॉन्ड, कैसा स्ट्रक्चर, कैसा फॉर्मूला, सब कुछ जब आप उसका जानते हो तो आपको क्या पता चलता है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस शेप का है, राइट। बहुत सारे शेप होते हैं ना, केमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप में बनते हैं ना, तो बस ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। और क्या पता चलेगा बताओ, और क्या पता चलेगा, यही पता चलेगा जो उसका होता है, एग्जिस्ट करता है, स्ट्रक्चर, शेप, राइट, फॉर्मूला। देन all the carbon compounds that we get from living tissue can be called as biomolecules। अब यहां पर देखो, इतने इंतजार के बाद मिली ये लाइन, हाँ, इतने इंतजार के बाद मिली ये लाइन जो बता रही है आपको डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एक लंबे इंतजार के बाद। दैट all the carbon compounds that we get from living tissue can be called as biomolecules। मतलब जो आपने देखा, परखा, जाना, समझा कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग मैटर के बीच में जो डिफरेंस निकल के आया वो ये कि लिविंग मैटर में कार्बन बहुत ज्यादा ही है ना, लिविंग मैटर में कार्बन बहुत ज्यादा ही है, कार्बन बोले तो ऑक्सीजन, बोले तो हाइड्रोजन, ये कुछ ज्यादा ही है यार, मतलब ये तो बहुत ही है। CHO तो इतना बेसिक हो गया है कि सबके पास है, हाँ CHO तो है ही है। याद है जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, ठीक है, तो मैंने जब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो मैं बोलती थी भाई फ्री का हाइड्रोजन लगा दो, फ्री का हाइड्रोजन लगा दो, कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड बना देते तो फ्री के हाइड्रोजन लगा दो, आसपास भर दो बिल्कुल, जितने भी बॉन्ड वैलेंसी बाकी है फ्री के हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हर जगह अपन को मिलता ही है ना बायोमोलिक्यूल्स में। तो यही तो इसकी डेफिनेशन है, यही इसकी डेफिनेशन है कि हर वो कंपाउंड, ठीक है, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड, all the carbon compounds that we get from living tissue, वो सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हम लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं, राइट। हम किसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं, उन सभी कार्बन कंपाउंड्स को हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं जो हमने लिविंग टिश्यू से एक्सट्रैक्ट किए हैं, चाहे वो लिविंग टिश्यू प्लांट का हो, एनिमल का हो, किसी का भी हो, लिविंग होना चाहिए। ओके, तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। क्या ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई? बताओ जल्दी से, चैप्टर का नाम यहां समझ आया है यार, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या चैप्टर का नाम आपको समझ आ गया? यहां तक अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम क्लियर है? चलो 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 चलो, आई थिंक क्लियर होगा। चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल्स, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स जो हम लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन करते हैं आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, और उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। However, living organism have also got inorganic elements and compounds in them। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते, होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं, सब होते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा? आप लोग की आदत तो नहीं होती हम हर चीज में हम लोग कुछ भी बोले, हम कैसे मान ले, हमें कैसे पता, राइट? ये वाले डायलॉग मारते हो तो बस वही डायलॉग है दैट हाउ डू वी नो दिस, हमें कैसे पता चलेगा? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज टू बी डन। एक थोड़ा सा डिफरेंट सा बढ़िया सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता कैसा होने वाला है, ठीक है, मुझे नहीं पता ये डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, ऐसा क्या डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में, चलो देखते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव सा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी आपको ये जानने के लिए कि ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक। सी, तो वन वे इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिविंग टिश्यू के छोटे से अमाउंट का वजन करो, वे करो, से अ लीफ और लिवर, एंड दिस इज कॉल्ड द वेट वेट, और ये क्या कहलाएगा, इसका वेट वेट कहलाएगा, ठीक है, वेट वेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी मॉइस्चर है ना। देखो कोई भी टिश्यू, आप लिविंग टिश्यू को जब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, उसके स्मॉल अमाउंट को वे कर रहे हो, उसमें मॉइस्चर है ना, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेट वेट। और फिर आप उसको क्या कर दो, ड्राई कर दो, ठीक है, ड्राई कर दो।
तो ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, ड्राई करोगे तो पूरा पानी इवेपोरेट, मॉइस्चर जो भी उसके अंदर है सब इवेपोरेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, उसका ड्राई वेट। मतलब आपने सेम सैंपल का पहले वेट वेट निकाला, फिर उसको क्या किया, वाटर उसका इवेपोरेट करके ड्राई अप करके ड्राई वेट निकाला, ठीक है, वेट वेट और ड्राई वेट। फिर क्या किया आपने, नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, अब अगर ये टिश्यू जो कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म। अब अगर टिश्यू जो है now if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, okay, and are removed। अब अगर इस टिश्यू को पूरी तरह से जलाया जाएगा, पूरा पूरा का पूरा जलाया जाएगा, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो उसकी गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और रिमूव कर दिए जाएंगे। तो व्हाट इज द रिमेनिंग इज कॉल्ड, अब जो बचेगा, आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा बर्न कर दिया, पूरा जला दिया, और जो कार्बन कंपाउंड्स है मैम वो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में, ठीक है, वो सब क्या हो गया कि अपने गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। कार्बन कंपाउंड्स ओनली, यही करना था ना, कार्बन कंपाउंड्स और जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं उनके बीच में हमें देखना था कि क्या डिफरेंस है। तो उन्होंने कहा कि सारे कार्बन कंपाउंड्स तो गैसियस फॉर्म में फुर ऑक्सीडाइज और फिर हो गए रिमूव उससे। अब बचा जो पोर्शन है जलने के बाद वाला, उसे जिसे आप ऐश कहते हो ना, एशेस जिसे कहते हो, जो जलने के बाद बचती हैं चीजें, तो फिर वो क्या है ये बताओ। जब कार्बन कंपाउंड पूरा उड़ गया तो जो बचा पोर्शन है वो क्या है, दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इस ऐश में सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचेंगे, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम एटसेट्रा। ओके, इस ऐश में क्या बचेंगे, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बचेंगे। ओके, तो मतलब कितना सिंपल सा, और डिस्ट्रक्टिव इसलिए कहा कि भाई किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है ना, तोड़ना पड़ रहा है, डिस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है। सुन के ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं, किसी चीज को फोड़ तोड़ देंगे, बिल्कुल जला बुला के राख कर देंगे। तो यार सच में कर दिया, जला के राख कर दिया। क्या किया, एक सैंपल लिया किसी भी लीफ का, किसी भी लिविंग सेल का। अब अगर मुझसे कोई बोले कि भाई मेरे हाथ का ले लिया, तो मुझे सच में फिर डिस्ट्रक्टिव ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ डिस्ट्रक्टिव है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अभी लीफ का बोल रहे हैं तो उतना नहीं लगता, ये देखो ये ह्यूमन नेचर है, इंसानों की प्रवृत्ति होती है ये। हाँ, लीफ का बोल रहे हैं जबकि लिविंग वो भी है, तो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं लगता। ठीक है ना, एक पत्ती तो जलाई है, क्या कर दिया। अभी मैं बोलूं मेरा हाथ जला दिया तो मुझे बहुत डिस्ट्रक्टिव लगेगा कि भाई ऐसे कौन करता है। हाँ, तुम्हें पता करना था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो तुमने मेरा हाथ जला दिया, ये क्या तरीका है, लगेगा ना। ये देखो भाई ह्यूमन नेचर है, प्रवृत्ति है इंसान की, क्या कर सकते हैं। तो हुआ क्या, बात पे आते हैं अपनी डिस्ट्रक्टिव फेज पे, कि डिस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, ये डिस्ट्रक्टिव सा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और उसके अंदर ये पता लगाया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से। ऑर्गेनिक के बारे में पता ऐसे लगा कि जब भी हमने क्या किया, इसका पहले वेट वेट लिया और फिर ड्राई वेट लिया। वेट मतलब वो गर्म, गीले वाला, नमी वाला, मॉइस्चर वाला वेट वेट, और फिर ड्राई वेट लिया। उसके बाद फिर उसको जला दिया, कंप्लीटली जला दिया, बिल्कुल पूरी तरह से जला दिया। तो पता चला कि जो भी सारा कार्बन कंपाउंड था वो सब अपने गैसियस फॉर्म में फुर हो गया, और जो जलने के बाद नीचे बचा, राख बची, ऐश बची, वो क्या है, वो उसका इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। तो मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं लिविंग में, और दोनों अलग अलग करके आपने एनालाइज भी कर लिया। देन अब अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो ऑर्गेनिक के तो एग्जांपल हमने ले लिए थे, इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स है हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, दीज आर इनऑर्गेनिक। सम मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एटसेट्रा आर आल्सो सीन इन द एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। ये भी देखे गए थे, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन याद है ना, 2 फ्रैक्शन मिले थे फिल्ट्रेट में, याद है ना, चीज क्लॉथ, याद है। तो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में क्या मिले थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब भी मिले थे। ओके, नाउ therefore elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen। ओके, यहां पर जब आप किसी भी एलिमेंटल एनालिसिस करते हो, किसी भी एलिमेंटल कंपोजिशन का लिविंग टिश्यू के, तो आपको क्या मिलता है,
आपको क्या मिलता है भाई, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, इन सब के फॉर्म में वो एनालिसिस मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करोगे किसका, कंपाउंड्स गिव्स एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यूज। अब जब आप एनालिसिस करोगे कंपाउंड्स का तो आपको ये पता चलेगा कि भाई किस तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स इन लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, जिनके बारे में आप सब कुछ तो पढ़ते हो कि लिविंग टिश्यू बना कैसे, कौन सी जर्माइनल लेयर से बन के आया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कब ये बना था इंसान का सबसे पहले, कौन से महीने में ये बना था, क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसे ये वर्क करता है, इसे कौन रेगुलेट करता है, ये सब कुछ तो आप पढ़ते ही हो। लेकिन उस टिश्यू में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स छुपे बैठे हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन सब के बारे में आपको पता चलता है इस केमिकल एनालिसिस से। ठीक है, आगे बढ़े। देन फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अब अगर इस पूरे केमिकल एनालिसिस की बात हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। अगर हम इस पूरे एनालिसिस को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करने बैठेंगे तो हम ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सारे कंपाउंड्स में हमें फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिलेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब देखने को मिलेगा आपको, अल्कोहल, सब देखने को मिलेगा। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू we shall classify them into amino acid, nucleotide bases, fatty acid etc. जब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाकी सारे चैप्टर्स में पढ़ रहे होते हैं तो हम उन्हें ऐसे क्लासिफाई नहीं करते कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, ये तो कीटोन का है, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो अल्कोहल है। हम नहीं करते ऐसे क्लासिफाई। हम कैसे करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं, ये सारे फैटी एसिड्स हैं, राइट, ऐसे करते हैं हम, ऐसे ही करते हैं ना, सैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये डिफरेंस है बायोलॉजी की अप्रोच में और केमिस्ट्री की अप्रोच में। पर इस चैप्टर में दोनों का संगम है तो दोनों अप्रोच देखने को मिलेगी, है ना। नाम होगा इनका लेकिन इनमें पढ़ रहे होंगे हम ये कि अमीनो एसिड है तो बताओ इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है या एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे इसका चलेगा मिक्स्ड अप्रोच। अब देखें, अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि मिक्स्ड अप्रोच चलाना है तो स्टार्ट करें अगर इस मिक्स्ड अप्रोच को, तो अमीनो एसिड की अगर हम बात करें तो भाई दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कंटेन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। यहां पर अमीनो ग्रुप और इसका एसिडिक ग्रुप, ये दोनों ही ग्रुप यहाँ पर अमीनो एसिड का जो हम अगर स्ट्रक्चर देखें, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर मैं ये कहूं आपसे कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि इनके एक सेम कार्बन पर इनका अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और इनका एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और जिस सेम कार्बन पे ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, तो आपको लगेगा मैम ये सब क्या हो गया, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया अमीनो ग्रुप एसिड के बारे में ऐसा, हमें तो यही पता था ना कि अमीनो एसिड होता है, टीआरएनए उसका कोड लेके आता है, राइट, ट्रांसफर आरएनए उसका कोड लेके आता है, ट्रिपलेट होता है, फिर उससे क्या होता है मैम, प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है, यही सारी चीजें सुनी है हमने, हायर क्लासेस की है वो भी यहाँ नहीं सुनी। ठीक है, दिक्कत तो ये है कि वो भी हायर क्लासेस में सुनी है, वो भी यहाँ नहीं सुनी। अब ये सारी चीजें जो आपने अभी तक सुन के रखी है कि भाई टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, ये सब अमीनो एसिड को क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री जो है राइबोसोम, वहां जाके बनाते हैं प्रोटीन्स को, और ट्रिपलेट्स जो होते हैं ये सब इससे लिंक्ड होते हैं। और अमीनो एसिड फिर क्या करता है, एक एक ट्रिपलेट जो होता है, एक स्पेसिफिक ट्रिपलेट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अमीनो एसिड के लिए कि कौन सा अमीनो एसिड बनाएगा, किसके लिए कोड करेगा। हर एक अलग टीआरएनए होता है इनका स्पेशल, जो एक ट्रिपलेट को लेके आता है और एक अमीनो एसिड को बना के जाता है। फिर सारे अमीनो एसिड को जोड़ के किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, सारे अमीनो एसिड को एक दूसरे से, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। ऐसे करके मैम बनती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन और उसे हम कहते हैं प्रोटीन, है ना, ऐसे सुना है हमने। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई ये इतने कार्बन होते हैं, इतने हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल, नहीं, आप क्या बोलोगे, भाई प्रोटीन बना है किससे, बहुत सारी सब यूनिट से। कौन सी सब यूनिट, अमीनो एसिड, कैसे जुड़ी हुई हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, बस यही बताओगे, इससे ज्यादा बताओगे क्या, नहीं। लेकिन आज आपको पढ़नी है इसकी केमिकल अप्रोच,
कि अब आपसे अगर कोई प्रोटीन ऐसे पूछे तो आप अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन भी बताओ, लेकिन आप साथ ही साथ उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बताओ। ये आपको यहां पर सीखने को मिल जाएगा इस चैप्टर में, है ना। यही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। अब देखो, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। अब वो अमीनो एसिड्स जिनमें हमने ये वाला केस बता दिया कि जिसमें सेम कार्बन पे उनका अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों जुड़ा हुआ है ना, वो वाले अमीनो एसिड जिनमें हमने बता दिया कि सेम कार्बन पे उनका अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों जुड़े हुए हैं, वो कहलाएंगे क्या? वो कहलाएंगे इनके अल्फा अमीनो एसिड्स, क्योंकि अल्फा कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं, तो कहलाएंगे क्या? अल्फा अमीनो एसिड्स। और कह सकते हो उन्हें क्या? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। क्या कह सकते हो? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स कह सकते हो। तो यहां तक की कहानी तो आई थिंक क्लियर हुई होगी। बता दो एक बार जरा, फटाफट से बताओ भाई, यहां तक की कहानी तो आई थिंक सबको क्लियर हुई होगी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये चैप्टर आपको बायोलॉजी को केमिस्ट्री से किस तरह से रिलेट करवाएगा, कैसे आप यहाँ पर बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ संगम पढ़ोगे, और कैसे आप अपने सारे बायोमोलिक्यूल्स जिनके आप अभी तक सिर्फ नाम सुनते आ रहे थे, क्या अमीनो एसिड, फैटी एसिड, पॉलीसैकेराइड, राइट, न्यूक्लियोटाइड, आज आपको उनकी केमिकल अप्रोच पढ़नी है, इस चैप्टर में पढ़नी है, सारी आज नहीं पढ़ोगे, राइट। तो अब ये बताओ मुझे जरा एक बार फटाफट से कि ये जो अप्रोच है आपको समझ आ रही है? कुछ जा रहा है दिमाग में? हाँ, अमीनो एसिड क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल रहे हैं, कुछ समझ आ रही है बातें? यस और नो? फटाफट से एक बार जरा कमेंट बॉक्स भरो, एक बार जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स तो भर दो थम्स अप से। समझ आ रही है कुछ बातें या नहीं? जरा फटाफट से भर दो एक बार कमेंट बॉक्स, कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या भाई, कुछ पल्ले वल्ले पड़ा? हाँ, चलो आगे बढ़े। तो भाई देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। इनके 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं जो इसकी चारों वैलेंसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। 4 होती है ना वैलेंसी कार्बन की, है ना, तो इनके 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं जो इसकी चारों वैलेंसी पोजीशंस को घेर लेते हैं पूरी तरह से। घेरना ही पड़ेगा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना भी तो जरूरी है। फ्री का हाइड्रोजन की मतलब इनने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, कुल मिला के बात ये है ना, फ्री के हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं छोड़ी क्या इनने? सी, अरे ऐसे कैसे हो सकता है मैम? देखो आ गया, देखो आ गया मैम, छोड़ता ही नहीं है ये तो पीछा। देखो 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 हम क्या लाए, हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप डिजिग्नेटेड एज आर ग्रुप। क्या क्या होता है उस कार्बन से? हाँ, उस कार्बन के पास, बेचारे के पास, देखो छोड़ा नहीं किसी ने उसको, हर तरफ से घेरा हुआ है, हर तरफ से घेरा हुआ है। एक तरफ से तो ये फ्री का हाइड्रोजन सबसे पहले चिपका दूं मैं, बड़ा मजा आता है इसको चिपकाने में। दूसरी तरफ से, एक सेकंड, हम ये नहीं लिखते हैं, यहाँ आर लिखा है ना अभी, तो हम लिखते हैं अभी पूरा पूरा नाम। एक तरफ से घेरा है इसको, कार्बन को किसने? हाइड्रोजन ने। कार्बन किसने घेरा है? हाइड्रोजन ने। दूसरी साइड से घेरा है किसने? कार्बोक्साइल ग्रुप ने। ओके, और लास्ट साइड बची किसकी? लास्ट साइड बची किसकी? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक वेरिएबल ग्रुप जो कि क्या करेगा? वेरी करेगा, जिसे आप क्या बोल देते हो? आर ग्रुप बोल देते हो, ठीक है, जिसे आप क्या बोल देते हो? आर ग्रुप बोल देते हो। अब आपको समझ आया यहाँ पर क्या क्या है इसके पास? हाइड्रोजन, कार्बोक्साइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और वेरिएबल आर ग्रुप। अमीनो नहीं लिखा क्या? अरे ये कैसे हो गया, रुक जाओ। अमीनो ग्रुप, इसके बिना कैसा अमीनो एसिड? डन। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड के देखो, किसी भी हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, तो सबका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर ये जो वेरिएबल ग्रुप है ना ये चेंज होता है, बाकी ये सब कुछ सेम रहता है। ये सेम रहता है कि अमीनो ग्रुप भी रहना है, कार्बोक्साइल ग्रुप भी रहना है, एक फ्री का हाइड्रोजन भी रहना है, सब कार्बन पे चिपके रहना है, और ये जो आर ग्रुप है ना बस ये वेरी करता है, बस ये वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा, है ना, बस ये वेरी करता है, और इसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो
based on the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only of 20 types. लेकिन वो वाले अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाते हैं, मैंने बोला था ना कि अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं. अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन. पॉलीपेप्टाइड चेन को ही प्रोटीन कहते हैं ना. आर ट्वेंटी ओनली. ये वाले अमाइनो एसिड सिर्फ 20 ही हैं. ठीक है, बहुत सारे नहीं है. ये वाले अमाइनो एसिड सिर्फ 20 ही हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, देख लो इस बात को एक बार जरा ध्यान से कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. यहां पर वेरिएशन किसकी वजह से आता है, वेरिएशन आता है वेरिएबल आर ग्रुप की वजह से. और अगर हम बात करें इस आर ग्रुप की वजह से जो वेरिएशन आता है, इससे बहुत सारे अमाइनो एसिड बन जाते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि जो अमाइनो एसिड सिर्फ प्रोटीन बना रहे हैं, है ना, वो वाले अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के ही होते हैं. वो सिर्फ 20 टाइप्स के ही होते हैं. ओके, तो अमाइनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन and they are of 20 types only. Okay, क्लियर है बात, इतनी बताओ. यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े. चलो 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 चलो, आई थिंक कर लिया होगा नोट आप सभी ने. See, the R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen. ये जो R group हमने यहाँ बनाया था इन अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स में, इसको बना ले क्या फिर से, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ये बना रहने देते हैं. Done. See, तो the R group in these proteinaceous amino acids could be a hydrogen. ये जो R group है, यहाँ पे फिर से एक फ्री का हाइड्रोजन आके बैठ सकता है. और अगर ऐसा हुआ, राइट, अगर ऐसा हुआ कि इस R ग्रुप की जगह पर फिर से आके बैठ गया एक और फ्री का हाइड्रोजन, तो उस केस में आप उस अमाइनो एसिड को क्या कहोगे. वो जो प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम, प्रोटीन वाले. अगर यहाँ पे फ्री का हाइड्रोजन आके बैठा तो इसे आप कहते हो ग्लाइसिन. समझ रहे हो ना, आपको ध्यान से देखना है भाई, आपको फॉर्मूला पता चल रहा है आपके इन सारे कंपाउंड्स का जिनको आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो. इसे आप कहते हो ग्लाइसिन. अरे ग्लाइसिन लिख रही थी मैं यहाँ पे. अगर यहाँ पे आके अटैच हो जाए क्या, हाइड्रोजन, फ्री का हाइड्रोजन, तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइसिन कहलाता है. अगर आके अटैच हो जाए इससे क्या, एक मिथाइल ग्रुप, तो ये कहलाता है एलानीन. और अगर इससे एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा तो ये कहलाता है सीरीन. ये सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स है ना. ये सारे क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं. कौन से वाले, जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, जिनकी चेन बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना. आप क्लास 12th में पढ़ोगे, क्लास 12th में पढ़ोगे आप प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ट्रांसलेशन, वहां ये सब आपको पढ़ना है. 64 कोडॉन्स आपको पढ़ना है. 64 कोडॉन्स कैसे आपस में ट्रिपलेट में प्रेजेंट होते हैं, और इनके ट्रिपलेट्स जो होते हैं, ये ट्रिपलेट्स में से कितने कोड करते हैं प्रोटीन के लिए, कितने कोड नहीं करते हैं. ठीक है, 64 कोडॉन में से आपको कितने कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए. और प्रोटीन मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोटीन तो बनेगा नहीं. अमाइनो एसिड कौन सा कोड जो है वो कौन सा ट्रिपलेट किस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, फिर उस सारे अमाइनो एसिड से जोड़ के कैसे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है. ये पूरा प्रोटीन ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ठीक है, ये पूरी ट्रांसलेशन की प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आपको पढ़नी है, जो कि होती है राइबोसोम में. अभी तो आपको सिर्फ इतना बता दिया गया है कि राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका फंक्शन होता है, और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री ये कहलाता है.
कैसे करता है ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ओके, वहां आपको ये सारी चीजें काम आएंगी कि आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं कि कैसे अमाइनो एसिड बनते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन बनाने में पार्ट लेने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं 20 अमाइनो एसिड्स, उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स किस तरह से बन रहे हैं, जो उसका पूरा का पूरा ठीक है फॉर्मेट है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। बस आपको यहां ध्यान देना है कि जो वेरिएबल ग्रुप है अगर वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गया तो इट इज ग्लाइसिन, अगर वेरिएबल ग्रुप की जगह पर आके अटैच हो गया क्या मिथाइल ग्रुप तो इट इज एलेनिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल आया तो इट इज सीरीन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो, कार्बोक्साइल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। अगर हम बात करें ठीक है इन अमाइनो एसिड्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आपको लगेगा मैम क्या कर रहे हो आप आज, हाँ बायो की क्लास है, बायो का चैप्टर है, केमिस्ट्री तो उसमें पढ़ ही रहे हैं, फिजिक्स पे भी आ गए। अरे फिजिक्स की बात नहीं हो रही, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि अगर आप इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे अमाइनो एसिड की, ठीक है, आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो, कार्बोक्साइल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जो मेन प्रॉपर्टीज, जो मेन वेरिएशंस आएंगे वो किससे आएंगे, अमाइनो, कार्बोक्साइल और आर फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही आएंगे, क्योंकि यही तो है उसके अंदर मेन। ये तो हाइड्रोजन है भाई, ये तो फ्री का हाइड्रोजन है, तो बस वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए बैठा है बढ़िया तरीके से। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अब जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की आप बात कर रहे हो, कार्बोक्साइल ग्रुप की आप बात कर रहे हो, देयर आर एसिडिक, एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक एग्जाम्पल लाइसिन, एंड न्यूट्रल जैसे कि वेलिन। ठीक है, इतने अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। किसके बेस पर कि उसमें अमाइनो ग्रुप कितना प्रेजेंट है, कार्बोक्साइल ग्रुप कितना प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर ये हो सकते हैं कैसे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, कि इनमें किस तरह से ये प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर ये हो सकते हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तीनों हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास तीनों के हैं। एसिडिक का एग्जाम्पल आपके पास है क्या, ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जाम्पल है आपके पास क्या, लाइसिन, और न्यूट्रल का एग्जाम्पल है आपके पास क्या, वेलिन। ओके, तीनों तरह के अमाइनो एसिड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये सारे अमाइनो एसिड कौन से वाले हैं, वही 20 प्रोटीनेशियस, वही 20 प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड की बात चल रही है। ये सब प्रोटीनेशियस हैं, ये सब के कोड पढ़े हुए हैं, क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, इन सब के कोड्स पढ़ोगे क्लास 12th में, कैसे बनते हैं, कैसे इनकी कोड बनती है, ट्रिपलेट बनता है। सी, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन, ये सारे के सारे प्रोटीनेशियस हैं, 20 में से हैं ये सारे। ओके, अब जरा एक बार स्क्रीन पे नजर तो मारो, ऐसा क्या है मैम स्क्रीन पे, हाँ ऐसा क्या है मैम स्क्रीन पे, नजर मारे हम। चलो देख लिया आपने कितने सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ स्क्रीन पर विजिबल है, एलेनिन, ठीक है, सीरीन, ग्लाइसिन, और देखो यहाँ नीचे दिख रहे हैं आपको कितने, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वेलिन, कितने सारे तो दिख गए भाई 20 में से एक ही स्क्रीन पे, और क्या चाहिए, इतने सारे एग्जाम्पल मिल गए। अब देखो सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आल्सो। ठीक है, अरोमा वाले, खुशबू वाले भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। ओके, अब a particular property of amino acid is the ionizable nature of this compound। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है अमाइनो एसिड्स की वो क्या है, ionizable nature of this and this। ओके, ionizable nature of what, NH2 and COH ग्रुप्स। अब ये सारे ग्रुप्स की जो बात हो रही है ना बार बार कि इसमें आके ग्रुप्स अटैच होंगे, कौन सा ग्रुप इससे अटैच होता है, कौन से ग्रुप इसमें पाए जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इनके बारे में तो हम पढ़ते ही नहीं थे जब हम इसको बायोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ते थे। ये धीरे धीरे आपको उस अप्रोच में लेके जा रहे हैं, धीरे 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 करके आपको सारे ग्रुप्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हेंस इन सॉल्यूशंस, hence in solutions of different pH the structure of amino acid changes। अलग अलग pH पर, ठीक है, अलग अलग pH वाले solutions में जब आप इन्हें देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है। कैसे चेंज होगा दिखाया हुआ है, देखो कैसे चेंज होगा, अलग अलग pH के बेसिस पर। अब क्योंकि क्या है, एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इनका स्ट्रक्चर वेरी करेगा। किस तरह से वेरी करेगा ये यहां दिखाया है। सी, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट को देखो जरा इनके।
ए बी और सी तीनों स्टेजेस को देखो जरा किस तरह से ये पाए जा रहे हैं। सी, यहां पर देखो नाइट्रोजनस ग्रुप, ठीक है, COOH, और ये इसका फ्री का हाइड्रोजन इन्होंने साथ में जोड़ा हुआ है। मैं होती तो यहां जोड़ती, ठीक है, ये फ्री का हाइड्रोजन दिखना चाहिए अलग से कि जुड़ा हुआ है, पर ठीक है, ठीक है, चलो चला लेंगे। ये फ्री का हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वेरिएबल ग्रुप, ये तो वेरी करता ही है, R ग्रुप है ना, ये वेरिएबल ग्रुप। बात ध्यान देने वाली क्या है, अभी तो ग्रुप्स तो देख लिए, वो तो सेम है सब जगह, ग्रुप्स तो वही है ना, ग्रुप्स तो वही है, स्ट्रक्चर बस चेंज होने की बात की अपन ने, अमाइनो एसिड थोड़ी चेंज कर रहे हैं अपन। अब ग्रुप वही है, इसमें चेंजेस आएंगे कहां पर, ये देखो ध्यान से, यहां पर इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ध्यान से देखो जरा, चेंजेस आए कहां, इसके चेंजेस आए कहां, देखो 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 जरा, आयोनिक फॉर्म में देखो जरा, यहां पर कौन से आयन्स कहां दिख रहे हैं आपको, ये जो लाइन है इसको पढ़ो, बी जो फॉर्म है इसका, ये कहला रहा है इसका ज्विटर आयोनिक फॉर्म। ये जो बी कहला रहा है, बी फॉर्म जो है, जहां पर आपको दोनों आयन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आपको जहां नजर आ रहे हैं, ये कहला रहा है इसका ज्विटर आयोनिक फॉर्म, जिसमें दोनों आयन्स, ठीक है, ना कि सिर्फ कैटायन, ना कि सिर्फ एनायन, जहां आपको दोनों आयन्स नजर आ रहे हैं, दिस इज ज्विटर आयोनिक फॉर्म ऑफ दिस अमाइनो एसिड फॉर्म, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब वो वाला बेसिक नहीं, ठीक है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं कहां पर, बस ये वाले इस पे, वेरिएबल ग्रुप पे। चलो ये तो पढ़ चुके अपन, आगे बढ़ जाएं। आगे देखेंगे अब अमाइनो एसिड से कहानी बढ़ रही है किसकी तरफ, लिपिड्स की तरफ। अमाइनो एसिड से कहानी बढ़ी किसकी तरफ, लिपिड्स की तरफ। दैट लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। कैसे होते हैं ये, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, वो या तो बिल्कुल सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं, या फिर अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो फैटी एसिड होता है उसमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है जो कि अटैच्ड होता है एक R ग्रुप से। ये R ग्रुप जो नाम दिया है ना, ये R ग्रुप हमेशा वेरिएबल ही है। आप R ग्रुप कहीं भी लिखे देख रहे हो किसी भी फॉर्मूला में कि ये इस हिसाब से, इस फॉर्मूला पे इसके बहुत सारे कंपाउंड्स बनने, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनने, वेरिएशन कहाँ आएगा, R ग्रुप में आएगा। हमेशा वेरिएशन कहाँ आता है, R ग्रुप में आता है ना। नाउ द R ग्रुप कुड बी मिथाइल। अब R ग्रुप ये कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या और भी ज्यादा हायर नंबर हो सकता है ना। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे जो नंबर्स हैं हायर, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है इस R ग्रुप की जगह पर, क्योंकि ये क्या है भाई, वेरिएबल ग्रुप है, ये खुद कोई ग्रुप थोड़ी है। यहां पर कोई सा भी इनमें से ग्रुप जुड़ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, देखो, और द ग्रुप ऑफ हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, दैट इज 1 कार्बन टू 19 कार्बन। कहां से, 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक का कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। जैसे ये आप ऐसे लिखते हो ना, ये लिखा हुआ है यहां पर CH3, ठीक है, C2H5, अरे यार लाल देवी मानने को तैयार नहीं है। देखो इस तरह से C3, C4, C5 से लेकर, मतलब ये 1 से लेकर 19 तक के, ठीक है, 1 से लेकर 19 तक ये जाएगा, इतना हायर फॉर्म तक ये वेरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन्स, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड जो बना हुआ है उसमें 16 कार्बन्स होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल कार्बन। जो कार्बोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में, उसका कार्बन जोड़ के, उसका भी कार्बन इंक्लूड करके उसमें टोटल 16 कार्बन्स होते हैं। तो इतने बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड का, जैसे कि एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड का। अब इस बात को इतना हल्के में मत लेना, ये मत समझना कि मैम इसकी क्या जरूरत थी, ये जो यहाँ पर एक लाइन बोल के बोल दी ना इन लोगों ने कि पाल्मिटिक एसिड एक एग्जांपल है जिसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बोक्साइल कार्बन। इस बात पे जब क्वेश्चन आता है ना तो फिर लगता है कि अब ये पाल्मिटिक एसिड हमसे कैसे पूछ लिया, हमें कहाँ पढ़ाया था, और इसमें जो कार्बन आ रहे हैं वो टोटल कितने हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसको अगर हटा दें तो कितने कार्बन बचेंगे। अब आप सोच लो कि ये जो क्वेश्चन बना, अगर ये एक लाइन आपकी पढ़ी हुई ना हो, आप लोग सोचते हो ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बहुत है, कहीं से भी किसी टॉपिक को पढ़ लिया बहुत है, एनसीईआरटी रीडिंग के लिए क्यों बोलते हैं सब इतना, इसलिए बोलते हैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की ऐसी होती है जो अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन बनाने का दम रखती है, ठीक है, अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन बनाने का दम रखती है हर एक लाइन, और क्वेश्चन भी ऐसा वैसा नहीं,
ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं होता, जिसने पढ़ा है ना प्रॉपर उसी को समझ आता है, अदरवाइज लगता है इतने डिफिकल्ट पेपर तो आते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये वाले डायलॉग फिर निकल के आते हैं मुंह से अगर आपने पढ़ा ही ना हो। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। कहीं भी कैसे भी पढ़ोगे तो हमेशा ये लाइंस तो निकल के आती हैं, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ो, चाहे आप कंप्लीट बायो पढ़ो, चाहे आप जेनेटिक्स पढ़ लो मुझसे, कुछ भी पढ़ोगे आप, अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मैं दिन में 10 बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी दैट एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट, करनी ही है। और बायो के केस में तो डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के डायग्राम्स मतलब बिल्कुल अमृत, घोलो और पी जाओ। जितनी भी उनकी लेबलिंग्स हैं उन सब को बिल्कुल बैठा लो दिमाग में, नींद में आपके दिमाग से बाकी सब कुछ उड़ जाए पर वो डायग्राम्स नहीं उड़ने चाहिए। और उनकी लेबलिंग्स एज इट इज आते हैं, आप सबको पता है ये बात, एज इट इज आपके बोर्ड्स में भी और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी, नीट में भी एज इट इज डायग्राम की एनसीईआरटी वाली इमेज आती है, कोई मॉडिफाइड, कोई हाई डेफिनेशन और कुछ उल्टी सीधी इमेज नहीं, वही एनसीईआरटी की इमेज आती है। और वही लगे होते हैं लेबलिंग्स के, ये ए बी सी डी शफल कर दिया हमने, अब जरा दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े, आपको याद है एनसीईआरटी में ये इमेज कहाँ थी, आपको याद है इसमें लेबलिंग क्या थी, बताओ। ऑप्शंस को भी कर देते हैं शफल। मतलब क्वेश्चंस इतने अच्छे वाले बनते हैं इन्हीं बेसिक चीजों से। तो खैर ये सब मैं कहाँ बताने लगी आपको, मैं आपको बता रही थी कि ये जो पाल्मिटिक एसिड का एग्जाम्पल है, ये एक लाइन जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजों से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो कहीं नहीं पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया, है ना, ऐसा लगता है आपको, जबकि आया सब कुछ आपकी एनसीईआरटी से ही है। चलो आगे देखते हैं फटाफट से। Arachidonic acid has 20 carbon atoms, ए रह गया इसका, atoms, including the carboxyl carbon. Fatty acids could be saturated without double bond और unsaturated मतलब with one or more carbon double bonds. ठीक है, जो फैटी एसिड्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, फैटी एसिड्स जो है इसको भूल मत जाना, मैंने इसको मार्क नहीं किया तो इसको भूल मत जाना भाई, इसमें 20 कार्बन एटम्स है, ठीक है, 20 है कार्बोक्साइल को मिला के। और फैटी एसिड की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अमाइनो एसिड से लिपिड से आ गए फैटी एसिड पे। फैटी एसिड क्या कह रहा है कि इन्हें आप सैचुरेटेड भी हो सकते हैं ये और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आप सबको केमिस्ट्री का पता ही है क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसमें कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, सारे कार्बन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और अनसैचुरेटेड विद वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड्स, ठीक है, तो जिसमें एक या एक से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड्स बने हो वो होते हैं अनसैचुरेटेड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। एक और सिंपल लिपिड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इट इज ग्लिसरॉल, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इसका केमिकल नेम है। जैसे हमारे बायो में हर एक चीज का साइंटिफिक नेम होता है ना, वैसे केमिस्ट्री में भी हर चीज का एक केमिकल नेम होता है, तो इसका केमिकल नेम भी साथ में लेके चलेंगे। जैसे हम बोलते हैं पी प्लांट तो पिसम सैटिवम साथ में बोलते हैं, तो बस वैसे ही कि भाई ग्लिसरॉल है, सिंपल लिपिड है, तो साथ में उसका केमिकल नेम बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज केमिस्ट्री भारी है अपने ऊपर। तो इट इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। नाउ मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। कई सारे लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों है। और here the fatty acids are found esterified with glycerol। यहां पर फिर ये जो फैटी एसिड्स हैं इनको कैसे करते हैं आप, ग्लिसरॉल के साथ एस्टेरिफाई करके फिर पता करते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड सॉरी, अब उस केस में वो क्या हो सकते हैं, मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड हो सकते हैं, ओके। मोनो, डाई और ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इन्हें आप और क्या कह सकते हो, वो फैट्स और ऑयल्स जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, दीज आर ऑल्सो फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, जिनको आप उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर डिफरेंशिएट कर सको कि किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये वैसे फैट्स और ऑयल्स भी इन्हें कह सकते हो आप। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जो ऑयल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि जिंजली ऑयल, एंड हैज रिमेन एज ऑयल इन विंटर्स, जो कि विंटर्स में भी ऑयल की तरह ही रहता है, जमता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत लो है।
ओके, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? क्या आप मार्केट से किसी फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? कितना अजीब सा क्वेश्चन है ये। हाँ मैम, फैट इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, फैट को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्या आप मार्केट से फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? बताओ भाई, क्यों कह रहे हैं ऐसा? करते हैं पता। चलो 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 जल्दी जल्दी पता करते हैं। Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them. कुछ लिपिड्स में क्या होता है, उनके पास जो फॉस्फोरस होता है ना और phosphorylated organic compounds होते हैं उनके पास, these are called as phospholipids. उन्हें आप क्या कहते हो? phospholipids कहते हो। They are found in cell membrane. Lecithin is also an example. सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, आपको पता ही है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, अरे 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 ये देखो ऐसे करके सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना। सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, याद करो जरा, कुछ ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स पाए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है? याद करो, बताओ। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है ना। कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है। याद आ गया सबको? उसी के बारे में बात चल रही है कि भाई ये सारे क्या होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं, जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एक और किसका, फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन। कुछ टिश्यूज, स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज, हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। अगर कुछ टिश्यूज की बात करें, स्पेशली हम बात करें अगर न्यूरल टिश्यूज की, तो इनके स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। न्यूरल टिश्यू का केस तो हमें पता ही है ना, नर्व सेल का न्यूरल टिश्यू का केस तो हमें पता ही है, ये काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कई सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पाई जाती हैं, राइट। जैसे कि कौन कौन से? Some of these are nitrogen bases, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। अब इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग इनमें कैसे पाई जाती है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। When found attached to a sugar, they are called as nucleosides. ये सारे न्यूक्लियोटाइड है, राइट, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। अब ये यूरेसिल क्या है? ये बीच का बंदर, ये सिर्फ आरएनए वाले केस का बंदर है ना, वरना आपको याद रखने होते हैं क्या, किसी एक जेनेटिक मटेरियल में देखोगे तो क्या, 4, ठीक है। यूरेसिल बीच का बंदर क्यों आया? क्योंकि आरएनए में थाइमीन होता है। आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, डीएनए में थाइमीन होता है, इसलिए आता है बीच का बंदर उचक के। कौन? यूरेसिल। याद है सबको? चलो, अब यहां पर ही अगर इनसे एक शुगर भी अटैच हो जाती है तो ये क्या कहलाते हैं? फिर न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं, है ना। ग्वानोसिन, एडिनोसिन, साइटोसिन, ऐसे करके इनका फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर एक हल्का सा इनके नाम में चेंज आ जाता है, पर आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बिगनिंग वही रहती है। समझने में दिक्कत नहीं आएगी न्यूक्लियोटाइड और साइड को, ठीक है, बिगनिंग वही रहती है। अब शुगर ग्रुप के ऐड होने से क्या होगा, ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर, देन दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनमें देखो, यहां पर क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इसमें अगर शुगर अटैच्ड है तो इट इज न्यूक्लियोसाइड। अब अगर उसमें फॉस्फेट मॉइटी भी अटैच हो गई, जो कि अटैच होती है फॉस्फेट मॉइटी, राइट, स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने डीएनए डबल हेलिक्स का पूरा केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, जब फॉस्फेट मॉइटी भी अटैच हो जाती है तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं? एक सेकेंड, मैं आपसे क्यों कह रही हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, कक्षा 12वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ोगे आगे जाके, आप पढ़ोगे आगे जाके क्लास 12th में डीएनए का पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर आएगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आएंगे और इनमें आपको पूरा का पूरा डीएनए और सारे के सारे जितने भी अच्छे अच्छे बायोमोलिक्यूल्स आपको यहाँ बता रहे ना, ये सब पढ़ाए जाएंगे कि ये सब कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर कैसा, एटीपी के बारे में, और आपका
और केमिकल स्ट्रक्चर्स आप पढ़ोगे किस किस के, जैसे आपको पढ़ना होता है केमिकल स्ट्रक्चर किसका, कि डीएनए और आरएनए में जो आप बोलते हो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड है, तो वो डबल हेलिक्स कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी है, ये जो आप ग्रुप्स पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स के स्ट्रक्चर्स, ये सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स आपको वहां भी पढ़ने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री सिर्फ इसी चैप्टर में आएगी, 12th में भी केमिस्ट्री आएगी इन सारे चैप्टर्स में, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो केमिस्ट्री आएगी। तो इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड सिटिडीन, राइट, दीज आर ऑल न्यूक्लियोसाइड्स। और अब इनका न्यूक्लियोटाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड अभी मैंने बताया था, अब अगर इनके न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में नाम कैसे बदलेगा, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड या सिटिडाइलिक एसिड, ठीक है। कहा था मैंने कि बिगनिंग सेम रहेगी इसलिए आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, बिगनिंग सेम रहेगी तो पहचानने की दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड है कौन, ये साइन 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 मतलब साइड, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, सिटिडीन, ये सब क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स। और एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड और सिटिडाइलिक एसिड, ये सब क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, देख लो एक बार, कोई दिक्कत है क्या इतने में। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए ये बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, ये तो आप सबको पता ही है, बताने वाली कोई बात ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है मैम कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। हाँ, इस बात का प्रूफ क्या है ये आपको जरूर नहीं पता, ये भी आपको 12th में पता चलेगा। क्लास 12th में आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम कैसे मान लें कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, हम कैसे मान लें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस को करवा रहा है वो डीएनए ही है, आरएनए क्यों नहीं है, आरएनए क्यों नहीं है, कोई और मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, कोई प्रोटीन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, डीएनए ही इनहेरिटेंस करवा रहा है, हम कैसे मान लें। इस चैप्टर का नाम ही जो है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपको पढ़ने को मिलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। चैप्टर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, 12th में भी बढ़िया बढ़िया वाले चैप्टर्स मिलेंगे। चलो आगे, अब देख लेते हैं जरा हम कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ फॉर्मूलाज के कैसे ये कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं, कैसे केमिकल की दुनिया में, ये केमिस्ट्री की दुनिया में सॉरी, कैसे नजर आते हैं। ठीक है, अपनी बायोलॉजी की दुनिया में तो अपन देखते हैं, आज देख लें इनको जरा केमिस्ट्री की दुनिया में ये कैसे नजर आते हैं। देखो, शुगर्स की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्लूकोज शुगर, राइबोज शुगर, तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला तक जाते थे कि भाई C6H12O6 होता है, C5H10O5 इसका फॉर्मूला होता है। बनाया कैसे है स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर कार्बन है ये सारे 1 2 3 4 5, इनसे जुड़े हुए हैं यहाँ पर कुछ ग्रुप्स, ठीक है, ये दो बॉन्ड्स यहाँ दिख रहे हैं आपको और यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये दो बॉन्ड्स, ठीक है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, शायद रेड ले लेते हैं, कार्बन, और ये कुछ बॉन्ड्स आपको इसके यहाँ पर अब समझ आ रहे हैं इस तरह से, है ना, ये बॉन्ड जो इस कार्बन से इसको जोड़ रहा है, ये बॉन्ड जो इसे इस कार्बन से जोड़ रहा है, और ये इसका फ्री का हाइड्रोजन, और ये इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन से इसको दूसरा ऑक्सीजन से इसको जोड़ रहा है ना, इस तरह से चार चार बॉन्ड्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पर भी ये इससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक इसका फ्री का हाइड्रोजन, और एक से इससे दूसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, एक से पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, हो गए 4 बॉन्ड। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ओके, यहाँ देखो राइबोज का स्ट्रक्चर, ये देखो राइबोज का स्ट्रक्चर, तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। ओके, इस तरह से और भी कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं, केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा पूरे चैप्टर आज के लेक्चर में। ये उन्हीं सारी चीजों के केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने आज के लेक्चर में पढ़े हैं। ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन, ये सारे अमीनो एसिड्स आपने पढ़े, सारे अमीनो एसिड्स पढ़े हैं ना। देन ये देखो फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, बताया गया था कि इसके अंदर कितने सारे कार्बन थे, देखो देखो गिन लो जरा, 14 कार्बन ये वाले, 15 16 बोला था ना, हो गए 16 मैम। फिर बोला था मैम एक फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का एग्जांपल दिया था, देखो कितना बड़ा इसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर देखो जरा, कंपाउंड देखो तो जरा कितना बड़ा है भाई, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। ओके, फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स। चलो देन सी ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड,
R1, R2 एंड R3 आर फैटी एसिड्स। यहां पर ये जो इन्होंने इनके ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, R1, R2 और R3, ये क्या है, फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं इनसे। ये देखो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, फैट्स एंड ऑयल्स हैं ये भी सारे लिपिड्स। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस जैसे कि एडेनाइन, प्यूरिन है। यूरेसिल क्या है, पिरामिडीन का पार्ट है ना, सिर्फ यही नहीं होते हैं और भी होते हैं। ओके, एडेनाइन प्यूरिन है, ये देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरामिडीन का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरिमिडीन भी कहते हैं कुछ इसे, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेसिस है। और ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो हमने अभी देखे कि एडिनोसाइन, जबकि इससे जुड़ा होता है क्या, जब इससे जुड़ा होता है क्या, इससे एडिनोसाइन कब बोल रहे हैं इसे हम, एडिनोसाइन कब बोल रहे हैं इसे हम, जब इससे जुड़ा हो क्या, बताओ, फॉस्फेट ग्रुप या कार्बोक्सिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अमाइनो ग्रुप जुड़ा है। हाँ बताओ बताओ, न्यूक्लियोसाइड कब कह रहे थे इसे हम, जब इससे क्या जुड़ा हो इसका, एडेनाइन जुड़ा है और यूरेसिल जुड़ा है, इसको देख के समझ जाओगे। न्यूक्लियोसाइड कब कह रहे थे इसे हम, बताओ, न्यूक्लियोसाइड कब कह रहे थे हम इसे, चलो देखेंगे। यहां पर बात यह है कि जब हमने बोला था कि ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे, तो उसके लिए कंडीशन ये थी कि इन्हें अटैच होना था किसी शुगर से। अब आप देखो यहां पर, अगर आप पहचान पा रहे हो, यहां पर देखो जरा ध्यान से, अगर आप पहचान पा रहे हो, ये जुड़े हुए हैं किससे, ये जुड़े हुए हैं एक पेंटोज शुगर से। ये नाइट्रोजनस बेस है ना, जुड़ा हुआ है किससे, पेंटोज शुगर से। तो जब ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच हो गया तो इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। और जब इसी में एक फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, सी देखो, अब यहां पर ये पेंटोज शुगर है और ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस, और इसी से ऐड हो गई इसकी फॉस्फेट मोइटी भी। अब ये फॉस्फेट मोइटी ऐड होने से ये क्या बन गया, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, मतलब एडेनाइलिक एसिड। क्लियर है, यही पढ़ा है हमने, बस ये लास्ट स्ट्रक्चर था जो आज आपको देखना था। आज के लेक्चर में आप देखो जरा, यहां पर जो हमने टॉपिक्स देखे थे, सी देखो ये टॉपिक्स हमने देखे थे कि इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। आज आपने हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया है कि कैसे इन कंपाउंड्स की केमिकल कंपोजिशन आप एनालाइज करोगे कि कहां पर क्या जुड़ा हुआ है, कैसा है, तो वो क्या कहलाने वाला है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ओके, ये लेक्चर्स में आपको कहां पर कौन सा टॉपिक मिलने वाला है, ये गाइडेंस आपको मिलेगा इस टॉपिक वाली स्लाइड से, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको जाना है और अपना रिमेनिंग अगर कुछ भी बाकी है उसको जरूर कंप्लीट कर लेना है, रिवाइज जरूर करते रहना है। और रिवाइज करने के लिए जाना है अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, जहां आपको मिल जाएंगी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। उन्हें आप देखोगे और सिर्फ YouTube चैनल पर ही नहीं, ये आप एक्सेस कर सकते हो हमारी ऐप के थ्रू भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपके लिए हर तरह का, ठीक है, ये सारे ही कोर्सेज और पूरा का पूरा, सारे कोर्सेज का पूरा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। कहीं पर भी कुछ भी चार्जेस आपसे नहीं मांगे जाने वाले हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, और आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो हमारे ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी, जिनका लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। करेंगे हम क्या, एक नया टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।